हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके जीएस बाय अनुराग। दोस्तों, आज है 23 दिसंबर और 23 दिसंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वह आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन से जुड़ा हर फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पहला प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय किसान दिवस हर वर्ष 23 दिसंबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय किसान दिवस हमारे 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो कि वर्ष 2001 से इनके सम्मान के रूप में मनाया जाता है। 23 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह को किसानों का मसीहा कहा जाता है। भारत सरकार ने वर्ष 2001 में चौधरी चरण सिंह के सम्मान में 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा चिल्लई कलां भारत के किस क्षेत्र में अनुभव किया जाता है? अब चिल्लई कला क्या है? अब चिल्लई कला वो ऐसे दिन है सर्दियों के कश्मीर में, जो कि ऐसे 40 दिन होते हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सर्दी, भीषण सर्दी पड़ती है और तापमान जो है वो 1 डिग्री से 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। तो चिल्लई कला जो है वो कश्मीर घाटी में अनुभव किया जाता है। चिल्लई कला कश्मीर में 40 दिनों की सबसे भीषण सर्दी की अवधि है, जो हर 21 दिसंबर से शुरू होकर 30 जनवरी तक चलती है। इस दौरान तापमान 0 से नीचे गिर जाता है और भारी हिमपात होता है, जो गर्मियों में जल निकायों के लिए महत्वपूर्ण है। अब अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ $450 मिलियन के ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात सौदे को अंतिम रूप देने की दिशा में प्रगति की है? तो भारत ने हाल ही में वियतनाम और इंडोनेशिया के साथ $450 मिलियन के ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात सौदे को अंतिम रूप में दिशा देने की प्रगति की है। भारत अपने रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वियतनाम और इंडोनेशिया के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए बड़े समझौते कर रहा है। यह डील दक्षिण पूर्व एशियाई देश के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत करेगी, जिसके तहत भारतीय नौसेना के तट आधारित ब्रह्मोस सिस्टम की आपूर्ति की जा सकती है। स्थिति रक्षा सौदा अंतिम चरण में है। जो फिलीपींस के साथ भारत का जो समझौता हुआ था वो 2022 में हुआ था। उसके बाद भारत का एक सबसे बड़ा दक्षिण पूर्व एशियाई सौदा होगा। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड CIL के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कोल इंडिया लिमिटेड CIL के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में B साईं राम को नियुक्त किया गया है। ये जो व्यक्ति है ये B साईं राम है। B साईं राम ने औपचारिक रूप से 15 दिसंबर को कार्यभार संभाला। इससे पहले वे नॉर्दर्न कोल फील्ड के लिमिटेड के प्रमुख थे। ये पहले नॉर्दर्न कोल फील्ड्स के लिमिटेड भी रह चुके हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम वर्ष 2025 में हुई संवैधानिक और शीर्ष सरकारी नियुक्तियां देखते हैं। कौन कौन सी नियुक्तियां हुई हैं वर्ष 2025 में? मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने 24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन 12 सितंबर 2025 को भारत के नए उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। कैबिनेट सचिव डॉक्टर TV सोमनाथ को भारत का नया कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है। मुख्य सूचना आयुक्त पूर्व न्याय सचिव राजकुमार गोयल को दिसंबर 2025 में मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है।
वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र में नियुक्तियां। आरबीआई डिप्टी गवर्नर श्रीश चंद्र मुर्मू को भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। एलआईसी प्रबंध निदेशक रामाकृष्णन चंदर ने 1 दिसंबर 2025 से जीवन बीमा निगम एलआईसी के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। सीबीआईसी अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदी को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सेबी अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और कौन कौन सी नियुक्तियां हुई हैं? रक्षा और बल के क्षेत्र में अब देखते हैं कौन कौन सी नई नियुक्तियां हुई हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के कार्यकाल को 30 मई 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। वायुसेना आईएएफ एयर मार्शल तेजवीर सिंह ने दिसंबर 2025 में महानिदेशक निरीक्षण और रक्षा के रूप में कार्यभार संभाला। सेना अस्पताल कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल अविनाश दास को नवंबर 2025 में दिल्ली कैंट स्थित आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल का कमांडेंट नियुक्त किया गया। एनसीसी महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने एनसीसी के 35वें महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। अब अन्य नियुक्तियां। एयरटेल इंडिया शाश्वत शर्मा को भारतीय एयरटेल इंडिया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया। कोल इंडिया बी साईं राम को कोल इंडिया का नया अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। एनसीईएआर महानिदेशक सुरेश गोयल को नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। दिल्ली मुख्य सचिव राजीव वर्मा को दिल्ली का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में पेश किया गया प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक 2025 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक 2025 मुख्य रूप से सेबी और पूंजी बाजार कानूनों का एकीकरण से संबंधित है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेबी और पूंजी बाजार कानूनों का एकीकरण। यह विधेयक भारत के पूंजी बाजार के कानूनों के सबसे महत्वपूर्ण संशोधनों में एक है, जो 3 पुराने कानूनों को एक कोड में समाहित करेगा ताकि निवेशकों के लिए सुरक्षा और प्रक्रियाएं सरल हो सकें। अब अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 के लिए टाइम पत्रिका का सीईओ ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? तो वर्ष 2025 के लिए टाइम्स पत्रिका का सीईओ ऑफ द ईयर नील मोहन को नामित किया गया है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो व्यक्ति है ये नील मोहन है। यूट्यूब के सीईओ नील मोहन को उनके नेतृत्व और प्लेटफॉर्म के वैश्विक विस्तार के लिए इस सम्मान से नवाजा गया है। अब ये जो व्यक्ति नील मोहन जो हैं वो यूट्यूब के सीईओ भी हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब अगला प्रश्न है, भारत का पहला बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग हाल ही में कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो भारत का पहला बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग हाल ही में नागपुर मानसार बाईपास NH-44 में उद्घाटन किया गया। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नागपुर मानसर बाईपास NH-44 यह भारत का पहला राजमार्ग है जिसे फसल अवशेषों लिग्निन से बने बिटुमेन का उपयोग करके बनाया गया है। यह डामर सड़क से 40% अधिक टिकाऊ है। 2025 के प्रमुख उद्घाटन। द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली खंड। प्रधानमंत्री मोदी ने 17 अगस्त 2025 को द्वारका एक्सप्रेसवे के 10.1 किलोमीटर लंबे दिल्ली खंड का उद्घाटन किया, जिसमें 5,307 करोड़ की लागत से बनाया गया। यह हिस्सा यशोभूमि द्वारका बस डिपो
और आगामी बिजवासन रेलवे स्टेशन को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रदान करता है। अर्बन एक्सटेंशन रोड सेकेंड, दिल्ली के अलीपुर से दीचाऊ कला तक के इस खंड का उद्घाटन भी 17 अगस्त 2025 को किया गया। 5,580 करोड़ की लागत वाली यह सड़क दिल्ली के इनर और आउटर रिंग रोड पर ट्रैफिक कम करने में मदद करेगी और बहादुरगढ़ व सोनीपत को सीधा लिंक प्रदान करेगी। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे समृद्धि महामार्ग, इस एक्सप्रेसवे का शेष खंड जून 2025 में पूरा कर लिया गया, जिससे अब यह पूरी तरह क्रियाशील है। भारत का पहला स्टील स्लैग रोड NH66 मुंबई गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग NH66 पर भारत के पहले स्टील स्लैग आधारित सड़क खंड का उद्घाटन किया गया, जो पर्यावरण अनुकूल बुनियादी ढांचे की दिशा में एक बड़ी पहल है। अब अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो प्रसिद्ध फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल को वर्ष 2005 में साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारतीय समानांतर सिनेमा के स्तंभ रहे श्याम बेनेगल का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अब इससे एक तरीके का प्रश्न और ये बन सकता है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? श्याम बेनेगल को सम्मानित किया गया है और वर्ष 2005 में सम्मानित किया गया है। अब अगला प्रश्न है, एशियाई पैरा युवा 2025 APYG का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो एशियाई पैरा युवा 2025 का आयोजन दुबई UAE में किया जा रहा है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुबई दूसरी बार इन खेलों की मेजबानी कर रहा है। इसमें भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पदकों का शतक पार किया है। अब पदक किस देश को सबसे ज़्यादा पदक मिले हैं, किसको कम मिले हैं, ये देखते हैं। शीर्ष स्थान पर चीन है, जिसको कुल 521 पदक मिले हैं। दूसरे स्थान पर ईरान है और तीसरे स्थान पर जापान है। जबकि भारत को कुल 111 पदक, जिसमें 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य के साथ भारत 5वें स्थान पर रहा है, जो उसका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 की थीम क्या रखी गई है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 की थीम स्वच्छता की नई पहल, बढ़ाएं हाथ करें सफाई, ये रखी गई है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वच्छता की नई पहल, बढ़ाएं हाथ करें सफाई के साथ नए सर्वेक्षण में पहली बार नागरिकों के फीडबैक के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अधिक जोर दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा अरावली हिल्स का विस्तार मुख्य रूप से किन राज्यों में है? तो अरावली हिल्स का विस्तार गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट द्वारा वन की नई परिभाषा के बाद अरावली क्षेत्र के संरक्षण को लेकर यह चर्चा में है। अब अगला प्रश्न है, मेसो अमेरिकी सभ्यता के रहस्यों को उजागर करने वाली घनाकार मानव खोपड़ी हाल ही में किस देश में मिली है? तो मेसो अमेरिकी सभ्यता के रहस्यों को उजागर करने वाली घनाकार मानव खोपड़ी मैक्सिको में मिली है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुरातत्वविदों को मैक्सिको में एक अनोखी खोपड़ी मिली है, जो प्राचीन सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथाओं पर एक नई रोशनी डालती है। अगला प्रश्न है, भारत के किस बैंक ने हाल ही में रुपए SIB पे टैग लॉन्च किया है? तो साउथ इंडियन बैंक SIB ने हाल ही में रुपए SIB पे टैग लॉन्च किया है। यह एक संपर्क रहित भुगतान उपकरण है जो NFC तकनीक पर काम करता है। अब देखते हैं 23 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और आज की महत्वपूर्ण खबरें। आज पूरे भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जा रहा है। भारत और नीदरलैंड ने
समुद्री विरासत के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शांति बिल 2025 को अपनी सहमति दे दी है। प्रभाव: यह कानून भारत के सिविल परमाणु क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने का मार्ग प्रशस्त करता है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में तेजी आएगी। भारतीय चुनाव आयोग आज 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और केरल के लिए मतदाता सूची का SIR ड्राफ्ट रोल जारी करेगा। यह आगामी स्थानीय और विधानसभा चुनावों की तैयारियों का हिस्सा है। नोएडा के गोल्फर सुखमन सिंह ने टॉलीगंज क्लब में आयोजित भारत की 124वीं एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में हरियाणा के हरमन सचदेवा को हराया। चिल्लई कला: कश्मीर घाटी में 40 दिन की भीषण सर्दी की अवधि चिल्लई कला शुरू हो चुकी है, जिससे तापमान शून्य के नीचे चला गया है। बीमा संशोधन विधेयक: संसद ने सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है, जिसका लक्ष्य 2047 तक 100% बीमा कवरेज हासिल करना है। रेलवे सुरक्षा बल RPF ने 26वीं अखिल भारतीय पुलिस बैंड प्रतियोगिता में पुरुषों के ब्रास बैंड वर्ग में प्रथम स्थान हासिल किया है। तो ये थे हमारे 23 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।